हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 30 सितंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 30 सितंबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर प्रश्न के नीचे 4 से 5 ललन टॉप प्रश्न रहेंगे। जो ये ललन टॉप प्रश्न रहेगा ये कुछ महीने या कुछ सप्ताह पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं, ताकि आप सभी का रिवीजन साथ साथ में भी होता रहे। और जो हम ये 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसी करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ हम जीके जीएस प्रश्नों को भी साथ साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको ज़रूर बताएं। 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर प्रश्न के नीचे 4 से 5 ललन टॉप प्रश्न, यानी कि कम से कम 40 जो है ललन टॉप प्रश्न करेंगे और 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और 20 से 25 जो है जीके जीएस प्रश्न रहेगा। तो इतने प्रश्नों को सॉल्व करने में हमको 25 से 30 मिनट लग जाएगा। तो आप सभी हमारे साथ मैक्सिमम 30 मिनट जुड़े रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 30 सितंबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में लॉन्च IMD 2024 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 यह जो है 11वें क्रम का रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें टैलेंट में अगर पूछे पहला रैंक किस देश का है तो यह स्विट्जरलैंड का है। लगातार जो है 11वीं बार भी स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है। और इस रिपोर्ट में कुल कितने देश भाग लेते हैं? तो कुल 67 देश भाग लेते हैं। इस रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 2024 में 58वां रैंक है, जबकि 2023 में पूछे भारत की रैंक कितनी थी? तो यह 56 थी। और वही पूछे कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कौन है? तो सिंगापुर है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर सिंगापुर और भारत की रैंक है 58वां। यह 11वें क्रम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। कुल इसमें 67 देश भाग लेते हैं। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड की राजधानी का क्या नाम है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम है बर्न। और यहीं जो है स्विट्जरलैंड के अंदर जो है IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर और WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इन दोनों का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? लुसाने। लुसाने जो है कहाँ है? यह भी स्विट्जरलैंड में है। तो ये हमारा स्विट्जरलैंड से महत्वपूर्ण जीके है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं ललन टॉप। हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है? तो डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तेजिंदर पाल सिंह को। जबकि बात करें प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया है अमरप्रीत सिंह को। सॉरी। सेकंड प्रश्न हमारा है, हाल ही में QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? MBA की जो डिग्री होती है उसे दिलाने में सबसे टॉप पर अगर पूछे भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा IIM बेंगलुरु है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ग्लोबल MBA 2024 रैंकिंग रिपोर्ट यह जो है जारी किया गया है। किसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है? तो QS यूनिवर्सिटी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। और यह रिपोर्ट जो है जारी करता है कहाँ से? तो यह UK यानी ब्रिटेन से जारी किया जाता है। जिसमें पूछे ग्लोबल MBA रैंकिंग में 2025 में टॉप पर पूरे विश्व में कौन सा स्कूल है? तो स्टैनफोर्ड स्कूल फॉर बिजनेस जो कि USA का स्कूल है, यह पहले नंबर पर है। और वहीं पूछे एशिया में टॉप पर कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो एशिया में पूछे टॉप पर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो यह सिंगापुर का एशिया में पहला स्थान है। और वहीं भारत में पूछे टॉप पर कौन सा है? तो IIM बेंगलुरु है। और इसी IIM बेंगलुरु का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? तो 53वां स्थान है। पहला स्थान पूरे विश्व में अगर पूछे कौन सा है तो USA का है, स्टैनफोर्ड स्कूल फॉर बिजनेस। और एशिया में टॉप पर पूछे कौन सा है? तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। और वहीं भारत में पूछे टॉप पर कौन सा है? तो IIM है। और इसी का रैंक है विश्व में 53वां। ठीक है। यह जो रिपोर्ट जारी किया जाता है QS यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है। और यह यूनिवर्सिटी कहाँ का है? ब्रिटेन का है। कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक में भारत की रैंक देख लेते हैं। तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक है 93वां। नेक्स्ट है
ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक है 63। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 134। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक है 111। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 129। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 108। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज किया गया है? तो यह ईरान में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने पेरिस पैरालंपिक में कुल 7 पदक जीते हैं, कुल 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। और कुल पदक पूछे कितना जीता गया है? तो 29 पदक जीता गया है। और पेरिस पैरालंपिक में भारत की रैंक है 18। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को में किस देश की सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल शामिल हुआ है? तो यूनेस्को में विश्व धरोहर में सबसे ज़्यादा स्थल किस देश का शामिल है? तो इटली का है। कितना है इटली में? तो 59 है। ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है तीसरा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह तेलंगाना में पहली बार उद्घाटन किया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो भारतीय कला महोत्सव यह पहली बार हो रहा है। इसका आयोजन पूछे कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना के शहर सिकंदराबाद में किया जा रहा है। सिकंदराबाद में राष्ट्रपति निलयम है, यहीं पर जो है भारतीय कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा। तो सिकंदराबाद में राष्ट्रपति निलयम में आयोजन किया जा रहा है और ये दोनों कहाँ है? तेलंगाना में। इसका शुभारंभ पूछे किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका शुभारंभ किया है। और अगर पूछे कि जो ये राष्ट्रपति निलयम है इसका निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? तो हैदराबाद के जो निजाम थे उनके द्वारा किया गया था। 1960 में इसका निर्माण किया गया था। यानी जब सर्दी आ जाती है हमारे देश में तो उस टाइम में हमारे देश की जो राष्ट्रपति होती हैं वो कहाँ पर रहने चली जाती हैं? तो राष्ट्रपति निलयम में चली जाती हैं, क्योंकि ये जो है कर्क रेखा से नीचे पड़ता है, यानी कि यह भूमध्य रेखा के आसपास पड़ता है। तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँ। ये मान लीजिए पृथ्वी है, हमारे भारत की लोकेशन देख सकते हैं, ये कुछ यहाँ पर है, ठीक है। तो ये बीच से जा रहा है भूमध्य रेखा, तो भारत यहाँ पे है। और भारत का जो गर्मियों में मुख्यालय हो, सर्दियों में मुख्यालय होता है ये दिल्ली में। वैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बैठती हैं, लेकिन जब गर्मी पड़ने लगती है तो ये कहाँ चली जाती हैं? तो ये शिमला चली जाती हैं। और वहीं जब ठंडी पड़ने लगती है तब ये जो है हैदराबाद अरे तेलंगाना के आसपास चली जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पड़ जाता है राष्ट्रपति निलयम, यहाँ पे शिमला पड़ जाता है, और दिल्ली यहाँ पे पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चली जाती है। इसीलिए जो है भारतीय कला महोत्सव का पहली बार उद्घाटन कहाँ किया गया है? सिकंदराबाद के राष्ट्रपति निलयम में किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। राष्ट्रपति निलयम का निर्माण जो है हैदराबाद के निजाम के द्वारा 1860 में कराया गया था। यह जो कला महोत्सव का आयोजन कराया जा रहा है किस मंत्रालय के द्वारा कराया जा रहा है? तो संस्कृति मंत्रालय और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है। बिहू पूछे किस राज्य का नृत्य है? तो यह असम का नृत्य है। जो भारत की सभी कलाकृतियाँ होती हैं, सांस्कृतिक धरोहर होते हैं, इन सभी को जो है इस भारतीय कला महोत्सव में जो है प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। तो बिहू कहाँ का है? असम का है। बांग्ला नृत्य कहाँ का है? मेघालय का है। इसी बांग्ला नृत्य को ही 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है तेलंगाना के जो महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं, जैसे बथुकम्मा, बोनालू, मेदराम जात्रा, समक्का सरलम्बा जात्रा, ये सभी जो है तेलंगाना के फेस्टिवल हैं। आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो विधि आयोग का अगर पूछे आज़ाद भारत में निर्माण या स्थापना कब किया गया था? तो 1955 में किया गया था। और उस टाइम पे पहले अध्यक्ष बनाए गए थे MC शीतल वाड़ जी। लेकिन वही पूछे कि जो विधि आयोग का निर्माण ब्रिटिश भारत के समय किया गया था तो 1833 के चार्टर एक्ट से किया गया था। उस टाइम पे विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो मैकाले बनाए गए थे। और आज़ाद भारत का पहला अध्यक्ष बनाया गया था MC शीतल वाड़ जी को। सॉरी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने, ये है ब्रोंज मेडल, ठीक है। तो कितने ब्रोंज मेडल जीते हैं? तो भारत ने टोटल कितने ब्रोंज मेडल जीते हैं पेरिस ओलंपिक में? तो कुल 5 पदक जीता गया है ब्रोंज मेडल का। और टोटल अगर पूछे कितना पदक जीता गया है तो 6 पदक जीता गया है, जिसमें 1 सिल्वर जीता गया है। किसके द्वारा? तो नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया है। किस खेल में? तो भाला फेंक में जीता गया है। हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किस राज्य ने घोषित किया है? तो कर्नाटक ने घोषित किया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए कहाँ MRO सुविधा स्थापित करेगी। प्रश्न का मतलब है कि जो फ्रांस की कंपनी है जिसका नाम है डेसॉल्ट कंपनी, इसी डेसॉल्ट कंपनी ने भारत ने कौन सा जहाज़ खरीदा था, तो राफेल खरीदा था। कौन सा जहाज़, राफेल खरीदा था। जब राफेल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इसको रिपेयर करने के लिए कहाँ जाना पड़ता था, तो फ्रांस में जाना पड़ता था। लेकिन अब जो है फ्रांस की जो डेसॉल्ट कंपनी है इसने बोला कि आपका जब ये राफेल जहाज़ ख़राब होगा या फिर इस पर कोई रिपेयर की सुविधा करनी होगी तो आप यहाँ पे मत आएँ, मैं जो है भारत में ही इसकी जो है कंपनी स्थापित कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यह कंपनी कहाँ लगाई जाएगी, नोएडा में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो MRO सुविधा अगर पूछे, इसका मतलब होता है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सुविधा, यह होता है। इसको स्थापित जो है कौन सी कंपनी करने वाली है, तो फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी करेगी। और कहाँ पे स्थापित करेगी, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में इसको स्थापित करने वाला है। मैंने उद्देश्य बता दिया कि जो फ्रांस मूल की जहाज़ की रख रखाव है उसको जो है कोई प्रॉब्लम होता है तो अब उसका जो है रिपेयर कहाँ पे हो जाएगा, नोएडा में हो जाएगा, जो कि डसाल्ट एविएशन के द्वारा यहाँ पे उसका सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो हमने फ्रांस से कौन सा जहाज़ लिया था, तो राफेल लिया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है, तो तीरंदाजी में पहला गोल्ड मेडल जीता गया है हरविंदर सिंह के द्वारा। किस खेल में, तो पेरिस पैरालंपिक में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो मिहिर सेन हैं। तो मेल में कौन हो जाएंगे, मिहिर सेन हो जाएंगे, जबकि फीमेल में पूछे कौन है, तो आरती साहा जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है, इनका संबंध किस देश से है, तो ये उरुग्वे के हैं। उरुग्वे की राजधानी का क्या नाम है, मोंटेवीडियो है। कैसे याद करेंगे, उरुग्वे, रुकवे वीडियो देखने दे, रुकवे वीडियो देखने दे, तो ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में विश्व हृदय दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो यह 29 सितंबर को मनाया गया है। इसकी अगर 24 सितंबर को मनाया गया है, नहीं ठीक है, 29 सितंबर को मनाया गया है। विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है, तो 29 सितंबर को मनाया गया है। पहली बार जो है अगर पूछे कि विश्व हृदय दिवस मनाने की शुरुआत कब करी जाती है, तो 24 सितंबर 2000 को किया जाता है। कब, तो 24 सितंबर 2000 को किया जाता है, लेकिन 2011 में जो है यह 24 सितंबर से हटाकर 29 सितंबर कर दिया गया। ठीक है, तो हृदय दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 सितंबर को, लेकिन पहली बार कब मनाया गया था, 24 सितंबर 2000 को मनाया गया था, लेकिन 2011 के बाद जो है इसे 24 की बजाय 29 सितंबर को मनाया जाने लगा। 2024 में पूछे विश्व हृदय दिवस की थीम क्या है, तो कार्यवाही के लिए दिल का प्रयोग करें, इसकी थीम रखी गई है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। रेबीज जो है रेबडो वायरस से होता है। रेबडो वायरस के लिए अगर पूछे टीका किसने विकसित किया था, तो लुई पास्चर ने विकसित किया था। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस रेबडो वायरस से होता है। रेबडो वायरस के लिए टीका पहली बार किसने विकसित किया था, तो लुई पास्चर ने विकसित किया था। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे दो जांच हैं, एक तो है ECG और दूसरा है EEG, और बताना है कि इन दोनों जांचों का संबंध किस भाग से है शरीर के। तो जो ECG है इसका संबंध है हार्ट से, और जो EEG है इसका संबंध है ब्रेन से। ठीक है, तो दोनों महत्वपूर्ण है, याद रख लेंगे। जैसे हार्ट में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसकी जांच के लिए ECG कराना पड़ता है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए EEG जांच कराना पड़ता है। तो दोनों किससे संबंधित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण स्फेग्नोमैनोमीटर कहलाता है। रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया है, तो अल्जीरिया को बनाया गया है। अल्जीरिया जो है किस महाद्वीप का देश है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है। बीसू और त्रिशूरपुरम का संबंध किस राज्य से है, तो ये फेस्टिवल दोनों कहाँ मनाए जाते हैं, केरल में मनाया जाता है। हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है छठा, हाल ही में कस्तूरी रंगन पैनल की सिफारिशों को किसने खारिज किया है, तो यह किया गया है खारिज कर्नाटक सरकार के द्वारा। थोड़ी सी इसमें व्याख्या देना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। कस्तूरी रंगन पैनल अगर पूछे कि यह पैनल कब इसका रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, तो यह पैनल का स्थापना किया गया था 2023 में।
और यह जो है, यह अगर पूछे कि अभी जो है कस्तूरी रंगन रिपोर्ट को खारिज किसने कर दिया है, तो कर्नाटक सरकार ने कर दिया है। कस्तूरी रंगन का अगर पूछे, कस्तूरी रंगन पैनल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए है। थोड़ा सा आप देखेंगे ये पश्चिमी घाट हो जाता है, जो कि कहाँ से लेकर, गुजरात से लेकर कर्नाटक केरल तक यह फैला हुआ है। पश्चिमी घाट, ठीक है, यहाँ तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा राज्य हो जाता है, कर्नाटक हो जाता है। इसके बाद जो है केरल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कस्तूरी रंगन पैनल को खारिज किसने किया है, कर्नाटक ने किया है। कस्तूरी रंगन पैनल किससे संबंधित है, तो पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए यह पैनल की स्थापना करी गई है। इस पैनल में बताया गया है कि पश्चिमी घाट का 37% क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील घोषित कर दिया जाए, ठीक है। तो इसमें, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य जो है अपने यहाँ पे, जिनके अंतर्गत इस 37% का क्षेत्र आता है, वो अपने यहाँ पे पर्यावरण संवेदनशील के लिए पश्चिमी घाट को क्या कर दें, संवेदनशील एरिया घोषित कर दें। तो इसमें जो है, जो ये कर्नाटक वाला भाग पड़ता है, इसमें जो है लगभग कितना प्रतिशत भाग पड़ता है, तो ये 37% जो क्षेत्र है, लगभग अगर पूछे कितना किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र होता है, तो लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र इसमें आता है, ठीक है। इसी 60 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में से जो है 20,000 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र कहाँ पे आता है, कर्नाटक में आता है। तो कर्नाटक सरकार ने कहा अगर मैं इसे अपने यहाँ पे संवेदनशील घोषित कर दूंगा, तो पश्चिमी घाट से जो भी धातुएं हैं, खनिज हैं, उनको मैं खोद नहीं पाऊंगा, यानी कि मैं उनको निकाल नहीं पाऊंगा। तो इससे हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। इसीलिए कर्नाटक ने मना कर दिया है कि हम अपने यहाँ पे कस्तूरी रंगन पैनल की जो इसमें बातें कही गई है उसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसे खारिज किसने कर दिया, कर्नाटक सरकार ने खारिज कर दिया, क्योंकि 20,000 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र जो है कहाँ पे आता है, कर्नाटक में आता है। तो ये हमारा प्रश्न था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, पश्चिमी घाट के लिए एक और पैनल की स्थापना करी जाती है, माधव गाडगिल समिति। तो माधव गाडगिल समिति अगर पूछे किस क्षेत्र से संबंधित है, या इसका निर्माण किसके लिए किया गया था, तो पश्चिमी घाट संरक्षण के लिए किया गया था। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व पूछे किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट अगर लल्लन टॉप प्रश्न की बात करें, तो हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए 6ठा स्वर्ण पदक जीता है, तो यह जीता गया है ऊंची कूद में। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो राजा रणधीर सिंह हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 8 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा वायरस क्लेड 2 का संबंध किससे है, तो क्लेड 2 वायरस का संबंध है एमपॉक्स से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां, हाल ही में बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया है, तो बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का शुरुआत किया है बेंगलुरु में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी, इसकी स्थापना जो है बीसीसीआई के द्वारा किया जाएगा, और कहाँ पे किया गया है, बेंगलुरु में किया गया है। इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, तो क्रिकेट का माहौल बनाना और प्रशिक्षण देना। तो यहाँ पे क्रिकेट का माहौल तैयार किया जाएगा और जो खिलाड़ी हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है, बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। आईपीएल जो होता है, ये अगर पूछे कौन करवाता है, तो यह भी बीसीसीआई के द्वारा करवाता है। तो हमारे यहाँ पे जो क्रिकेट का संगठन है उसे बीसीसीआई कहते हैं। और बीसीसीआई जो है 2025 में जो आईपीएल खेल कराने वाली है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक खिलाड़ी को पर मैच, यानी कि हर मैच के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपए फीस दिया जाएगा। और एक खिलाड़ी जो है आईपीएल में कितना मैच खेलता है, तो लगभग 14 मैच खेलता है। तो सभी खिलाड़ी को हर मैच के लिए कितना 7.5 लाख रुपया दिया जाएगा। तो 14 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा ये आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और वहीं अगर जैसे बिकते हैं, जैसे मान लीजिए ऋषभ पंत हैं 2 करोड़ में बिक गए, तो ये बात अलग की है। तो उनको जो है जो जितने में बिकते हैं वो तो पैसा मिलेगा ही, साथ में हर मैच के लिए 7.5 लाख रुपए बीसीसीआई देगी। और वहीं पूछे कि आईसीसी के नेक्स्ट चेयरमैन कौन बनाए जाएंगे, तो अक्टूबर माह से आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे जय शाह जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो नुआखाई फेस्टिवल मनाया जाता है उड़ीसा में। हाल ही में अपने देश के लिए यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं, तो यह जीता गया है अगर पूछे मेल वर्ग में, यानी पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में, दोनों आप याद रखेंगे। तो मेल वर्ग में यूएस ओपन किसने जीता है, जेनिक सिनर जो कि इटली के हैं। और फीमेल में पूछे यूएस ओपन किसने जीता है, तो आर्यन सबलिंका ने जीता है, यह बेलारूस की हैं।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना है? तो यह नेपाल बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है अगर पूछे स्थापना कब किया जाता है तो COP15 में इसकी स्थापना करी जाती है। COP15 का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया जाता है तो पेरिस में किया जाता है। तो यही पेरिस में जो है PM मोदी जी और इमैनुअल मैक्रोन की बैठक में ही ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना करी जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है तो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम यानी हरियाणा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो एनिमल को मिला है। इसकी पूरी व्याख्या देखेंगे, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आईफा अवार्ड 2024 इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया है? दुबई UAE में किया गया है। जिसमें आईफा अवार्ड में पूछे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो एनिमल को दिया गया है। एनिमल मूवी के डायरेक्टर कौन है? तो संदीप रेड्डी हैं। अब वहीं पूछे कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो शाहरुख खान को दिया गया है जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है विधु विनोद जी को। और इनकी किस मूवी के लिए? तो 12 फेल के लिए यानी ब्राह्मी फेल के लिए दिया गया है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। यहीं पर जो है उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अवार्ड अगर पूछे किसको मिला है तो चिरंजीवी जी को मिला है। और इन्हें 2024 में ही पद्म विभूषण जो कि भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है इससे सम्मानित भी किया गया है। चिरंजीवी को ही भारत का सबसे सफल एक्टर माना जाता है और इन्हें जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। गोल्डन लेगेसी पुरस्कार किसे मिला है? तो नंदमुरी बालकृष्णन जी को गोल्डन लेगेसी पुरस्कार दिया गया है। एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे प्रश्न को। अगर पूछे आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया है तो दुबई में किया गया है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड एनिमल संदीप रेड्डी जी को मिला है। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान मूवी के लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद को 12 फेल के लिए दिया गया है। उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अवार्ड चिरंजीवी जी को दिया गया है। इन्हें 2024 में पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और चिरंजीवी को भारत का सबसे सफल एक्टर माना जाता है और इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। वहीं गोल्डन लेगेसी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नंदमुरी बालकृष्णन जी को दिया गया है। ललन टॉप प्रश्न देखें तो हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो सीरिया ने जीता है। किसको हरा दिया? तो भारत को हरा दिया। तो सीरिया इसमें जीत जाता है, भारत इसमें हार जाता है। नेक्स्ट हमारा है स्पेस एक्स कंपनी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो अभी जो है अंतरिक्ष में यात्रा कराने के लिए पोलारिस डाउन मिशन लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है? तो एलन मस्क हैं, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ उद्घाटन किया है? तो ऑक्सीजन बर्ड पार्क का अगर पूछे उद्घाटन किसने किया है तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया है। कहाँ पर किया है? तो यह किया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ऑक्सीजन बर्ड पार्क इसका निर्माण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। इसका शुभारंभ पूछे कहाँ पर किया गया है? तो नेशनल हाईवे 44 पर किया गया है जो कि नागपुर के अंतर्गत आता है। और इस पार्क को जो है ऑक्सीजन बर्ड पार्क को इसे अमृत महोत्सव पार्क भी कहेंगे, ये आप याद रखेंगे। और यहीं पर जो है प्राकृतिक पक्षी आवास का भी निर्माण किया जाएगा जिससे यहाँ पे ऑक्सीजन बर्ड पार्क के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयापुरम किया है? तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम कर दिया गया है श्री विजयापुरम। हाल ही में प्रकृति पर्व कर्मा या फिर इसे करम भी कहते हैं, तो कर्मा या करम कहाँ आयोजित हुआ है? तो झारखंड में हुआ है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है इन 3 देशों की मदद करने के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 10वां, हाल ही में धनुष ने किस देश में आयोजित जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में देश के लिए पहला मेडल जीता है? तो यह आयोजित किया गया है स्पेन में। इसकी व्याख्या देखें तो जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप इसका आयोजन स्पेन में किया जा रहा है जिसमें धनुष ने भारत के लिए ब्रोंज मेडल जीता है। और कितनी कैटेगरी में? तो 55 kg कैटेगरी में जीता है। और यह भारत का पहला पदक जीता गया है जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियन में। वहीं पूछे कि गोल्ड किसने जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता गया है वियतनाम के डुगोंग के द्वारा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें कि स्पेन की राजधानी का नाम है मैड्रिड
और यहीं मैड्रिड में ही UNWTO का मुख्यालय है। UN मतलब होता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है तो मैड्रिड में है। अगर याद रखेंगे विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं बात करें अभी जो है हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक किसका है तो यह सुशील कुमार शिंदे जी का ही, ये पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तापी पाइपलाइन परियोजना, तापी पाइपलाइन में कौन से 4 देश शामिल हैं तो तापी पाइपलाइन में 4 देश कौन कौन से शामिल हैं तो TAPI, तो ये 4 देश शामिल हैं। T फॉर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, A फॉर हो जाएगा अफगानिस्तान, P फॉर हो जाएगा पाकिस्तान, I फॉर हो जाएगा इंडिया। तो यहाँ से जो है एक गैस लाइन जो है गैस पाइपलाइन तापी से जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए इंडिया में आएगा और इससे गैस लाइन की टोटल लंबाई कितनी होगी तो 1800 किलोमीटर होगा। यहाँ पे जो है अभी जो तुर्कमेनिस्तान है यहाँ पे जो है कार्य पूरा समाप्त हो गया है और फिर कार्य कहाँ पे स्टार्ट होगा तो इस गैस पाइपलाइन के लिए अफगानिस्तान में कार्य स्टार्ट होगा, जिसकी घोषणा जो है अभी हाल ही में अफगानिस्तान के द्वारा कर दिया गया, ठीक है। तो टोटल कितनी दूरी है 1800 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है तो चीन को हराकर। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है तो आतिशी मारलेना ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की। और पूछे कि 2 और कौन है तो सबसे पहले बनी थी सुषमा स्वराज जी। कौन तो सुषमा स्वराज जी बनी थी। और दूसरी कौन बनी है तो दूसरी बनी थी शीला दीक्षित जी, ठीक है। तो दूसरी शीला दीक्षित जी बनी थी और तीसरी बनी है आतिशी मारलेना जो कि आम आदमी पार्टी से संबंधित है। तो स्टूडेंट इस प्रकार हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन GK GS और ललन टॉप प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व कर लिया है सिर्फ 26 मिनट में। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। अगर आप सभी को कुछ ऐड कराना है अलग से जैसे 10-15 लास्ट में GK मतलब करंट अफेयर क्वेश्चन के बाद अगर आप सभी GK चाहते हैं कि मैं कुछ जो है 10-15 GK लेकर आऊँ तो फिर आप सभी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। ऐसे फटाफट रिवीजन करेंगे ताकि 40 मिनट अगर आप सभी देंगे हमको तो हम कम से कम 150 क्वेश्चन आप सभी को रिवीजन के तौर पे करा देंगे। तो चलिए अपना अच्छे से स्टडी करें और पढ़ाई करते रहें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।